तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक भर्ती में साइंस में आपका धातु और अधातु नाम से एक चैप्टर दिया गया है। उस चैप्टर से आपके एग्जाम में अभी तक देखा गया है, जो एमपी पुलिस का भी एग्जाम है अब टेक ने लिया है, एमपी एसआई एमपी आबकारी में भी धातु और अधातु मेटल एंड नॉन मेटल से कम 2 से 3 प्रश्न देखने को मिले हैं। तो आज हम इस चैप्टर को पूरी तरह से क्लियर करने वाले हैं। सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझाएंगे, ट्रिक्स बताएंगे और वहां से आपका ये चैप्टर एकदम क्लियर हो जाएगा और आपके एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न बनेंगे और आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हॉस्पिटल असिस्टेंट के लिए जितनी भी क्लासेस हम लेकर के आ रहे हैं वो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके। अभी तक 2 क्लासेस हम सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस की करवा चुके हैं, जिसमें भारत का राष्ट्रवाद और वन एवं वन्यजीव ये दोनों क्लास करवा चुके हैं। आप लोग जाकर के जरूर देख लेना, ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम चलने वाले हैं। जो आपके सिलेबस में दिया गया है उन सभी टॉपिक्स को हम हर एक सब्जेक्ट के, ना केवल साइंस और सोशल साइंस, हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक को हम कवर कराएंगे, ठीक है। तो नॉन मेटल और मेटल्स के टॉपर सिलेक्शन नोट्स हैं ये, जिनके आधार पर 100% जो है एग्जाम ओरिएंटेड यानी कि एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये नोट्स तैयार किए गए हैं, जिनको अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले धातु और अधातु होते क्या हैं, इनके भौतिक गुण में अंतर पूछा जाता है। भाई धातु के गुण कैसे होते हैं और अधातुओं के गुण कैसे होते हैं। तो आइए देख लेते हैं धातु और अधातु में क्या अंतर होता है, किस तरह से हम इनको अलग अलग करते हैं। सबसे पहले अगर हम धातु इधर लिख देते हैं, अधातु इधर लिख देते हैं, ठीक है। अवस्था की बात करते हैं, स्टेट की बात करते हैं, तो जो धातु होती है वो हमेशा सॉलिड अवस्था में होती है। अब धातु की बात करें तो अपने दिमाग में आप तुरंत लोहा को ले लो, आयरन को। आयरन हमेशा ठोस अवस्था में रहता है। वहीं अगर अधातु की बात करते हैं तो जो अधातु होती है वो ठोस में भी रह सकती है, द्रव में भी रह सकती है और गैस, तीनों में रह सकती है। तो पहला डिफरेंस हो गया कि जो धातुएं होती है हमेशा ठोस अवस्था में रहती हैं और अधातुएं तीनों अवस्था में रहती हैं। उसके बाद अगर हम आधात वर्धनीयता की बात करते हैं तो देखो, इसकी चादर बनाई जा सकती है, ठीक है। धातुओं को पीट पीट करके पतला जो है पतले आकार में ढाला जा सकता है और इसकी चादरें बनाई जा सकती हैं। वहीं अगर अधातु की बात करते हो तो ये भंगुर यानी कि ब्रिटाइल होती हैं। अगर आपने इनको हथौड़े से ठोक दिया तो ये पूरी तरह से टूट जाएंगी, फिर ये किसी काम की नहीं रहेंगी। तो दूसरा अंतर समझ में आ गया। अधातु वर्धनीयता अर्थात इसकी तो चादरें बन सकती हैं, भाई धातु की चादरें बन सकती, लोहे की चादरें आपने देखी होंगी, लेकिन अधातुओं की चादरें आप नहीं बना सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुलायम और भंगुर होती हैं, यानी टूट फूट वाली होती हैं, तुरंत टूट जाती हैं। तन्यता की बात करते हैं, डक्टिलिटी की बात करते हैं, तो इसके तार खींचे जा सकते हैं। भाई लोहे के तार आपने देखे हैं ना। जैसे धातु की बात आ रही है तो अपने दिमाग केवल लोहा को रखो तो सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। लोहे के तार खींचते हुए आपने देखे, लोहे को पतले पतले तारों में खींचा जा सकता है, तो इसके तार बनाए जा सकते हैं, लेकिन अधातुओं के तार नहीं बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अगली बात करते हैं चालकता। चालकता की बात करते हैं तो देखो, चालकता में ये ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। भाई लोहा में अगर करंट आप लगाओगे तो उसमें करंट दौड़ेगा, और जिसमें करंट अगर दौड़ रहा है तो विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। तो लोहे में करंट दौड़ता है यानी कि ये विद्युत के सुचालक होते हैं। ऊष्मा भी भाई लोहा गर्म भी हो जाता है, अगर उसको आप गर्म करोगे तो गर्म भी हो जाएगा। वहीं अगर हम इसकी बात करते हैं धातुओं की, तो अधातुएं कुचालक होती हैं, ठीक है ना, बैड कंडक्टर्स होती हैं। तो धातुएं तो सुचालक होती है यानी कंडक्टर होती हैं, लेकिन अधातुएं कुचालक यानी कि बैड कंडक्टर होती हैं, किसकी, ऊष्मा और विद्युत की। वहीं अगर हम बात करते हैं ध्वनि की, तो ध्वनि इसमें गूंजती है, यानी कि धातुओं में ध्वनि बहुत तेजी से गमन करती है, क्योंकि ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि ध्वनि को गमन करने के लिए एक कह सकते हैं कि साधन की आवश्यकता होती है ना। तभी आपने कभी वो पटरी पर कान रखने वाला एग्जाम्पल बहुत बार हमने आपको दिया है कि ट्रेन आ रही है, अगर आप पटरी पर कान रख के सुनोगे तो आपको पहले पता चल जाएगा कि ट्रेन आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो जो हवा में उसका हॉर्न बजता है उससे पहले आपको पता चल जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ध्वनि होती है वो धातुओं में बहुत तेजी से गमन करती है, ठीक है। जो ठोस चीजें होती हैं उसमें तेजी से गमन करती है, जबकि हवा में उतनी तेजी से गमन नहीं करती है। इस वजह से पटरियों पर कान रख करके सुनने पर आपको पहले पता चल जाता है कि ट्रेन आ रही है कि नहीं आ रही है, एज कंपेयर टू उसके हॉर्न के, ठीक है ना। तो इसमें यही सिस्टम है कि जो धातुएं होती हैं इसमें ध्वनि जो है वो गमन करती है, गूंजती है, और अधातुओं में ध्वनि गमन नहीं करती है, ध्वनि नहीं गूंजती है। तो ये धातु और अधातु में डिफरेंस हो गया, जिससे आपको एक चीज क्लियर हो गई कि धातु किसे कहते हैं और अधातु किसे कहते हैं, इनके गुण क्या क्या होते हैं, इनके दोष क्या क्या होते हैं, ये चीजें क्लियर हो गई। यहां से एक प्रश्न बन सकता है कि बताइए अधातुओं के गुण इनमें से कौन से नहीं है, ठीक है। और उसमें दे देंगे अधातुएं ठोस होती हैं या चादर बन सकती है, तार खींचे जा सकते हैं, या फिर भंगुर होती हैं। तो अधातुओं के गुण कौन से हो जाएंगे, कि अधातुएं भंगुर होती हैं और ये धातुओं के गुण हो जाएंगे। तो धातु और अधातु के गुण से जो है आपके एग्जाम में फिजिकल प्रॉपर्टीज से प्रश्न बन सकते हैं, जिसको आज हमने यहाँ पर पहली स्लाइड में क्लियर कर लिया है।
अब बढ़ते हैं आगे, जो मुख्यतः अपवाद वाले प्रश्न होते हैं उनको देख लेते हैं। देखिए, कमरे के ताप पर जो द्रव धातु होती है वो कौन सी होती है? तो धातु वैसे द्रव अवस्था में नहीं रहती हैं, आप जानते हैं भाई धातुएं तो ठोस अवस्था में रहती है। अभी सर आपने बताया था कि धातुएं केवल ठोस अवस्था में रहती हैं, अभी आप कह रहे हो कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में कौन सी धातु रहती है। तो यह एक अपवाद है और अपवाद से प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम में। तो ध्यान रखना, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन सी है? मरकरी, जिसे हम पारा भी कहते हैं, सूत्र इसका Hg होता है, ध्यान रखना है। उसके बाद में द्रव अधातु कौन सी होती है? तो द्रव अधातु की बात करते हैं तो द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु कौन सी है? तो यह है ब्रोमीन, जिसका सूत्र Br होता है, यह भी आपको याद रखना है। चाकू से काटी जाने वाली धातुएं कौन कौन सी हैं? तो ये भी ध्यान रखना, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये ऐसी धातुएं हैं जिन्हें हम चाकू से काट सकते हैं। तो ये सारे अपवाद होते हैं भाई, धातुएं तो ठोस अवस्था में रहती हैं तो कैसे चाकू से काट सकते हो, लेकिन कुछ धातुएं इसकी अपवाद होती हैं जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तो ये 3 धातुएं हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, अगला देखिए, विद्युत की सुचालक अधातुएं। सर अभी तो आपने कहा था कि विद्युत की सुचालक होती नहीं, विद्युत गमन नहीं कर सकती है, लेकिन हमने कहा ना अपवाद भी कुछ होते हैं। तो कुछ ऐसी अधातुएं हैं जिनमें विद्युत गमन कर सकती है, जैसे कि ग्रेफाइट हो गया। ठीक है, ये एक कार्बन का अपरूप होता है और इसमें जो विद्युत है ये विद्युत का सुचालक होता है। अगला है ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु। तो ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी होती है? सिल्वर और कॉपर। सिल्वर और कॉपर ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु होती है। तभी तो आप देखते हैं कि कॉपर के जो है तार बनाए जाते हैं और कॉपर के तार महंगे आते हैं। तांबे के तार देखे होंगे ना भाई, अपने घर में अगर आप बिजली का उपकरण लगा रहे हो, तांबे के तार लगाओगे तो तांबे के तार महंगे आते हैं। ठीक है ना, अब तुम चांदी के तार तो लगा नहीं दोगे, है ना, पता चला चोरी हो गया, चांदी का तार लगा के आया, सुबह मिल ही नहीं रहा है। ठीक है ना, अगर चांदी का तार लगा दोगे तो बहुत अच्छी खासी लाइट आएगी, क्योंकि ये सबसे अच्छी चालक होती है। लेकिन चांदी के तारों का हम यूज नहीं करते हैं, लेकिन हम कॉपर के तारों का यूज करते हैं। तो कॉपर के तारों का यूज करोगे तो अच्छी खासी लाइट जो है आपके घर में आएगी, एज कंपेयर टू लोहे के तार, क्योंकि लोहा खुद ही खा जाएगा पूरी लाइट को। ठीक है ना, और जो आपका एल्यूमिनियम होता है वो भी लाइट कम देता है, लेकिन अब सस्ता होता है तो एल्यूमिनियम का ज़्यादातर यूज करते हैं। लेकिन कॉपर का अगर आप यूज करेंगे तो जितनी लाइट आपके मेन लाइन में बह रही है उतनी लाइट आपको आपके घर में भी मिलेगी। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये कुछ अपवाद होते हैं, अपवाद से भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, ज्यादातर प्रश्न यहीं से बनते हैं। भाई चाकू से काटी जाने वाली धातु कौन सी है, अधातु कौन सी है, ठीक है, कमरे के तापमान पर द्रवस्था में रहने वाली धातु कौन सी है, ये सारे प्रश्न आपके एमपी पुलिस कांस्टेबल में और एमपीएसआई प्री एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, इसको नोट कर लीजिएगा, यहां से +1 नंबर आपका बनेगा, 101% कह रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें, जैसा कि आप लोग जानते हैं अभी हाल ही में जो है आपका एमपी पुलिस का रिजल्ट आया है। ठीक है, इसके अलावा एमपीएसआई का रिजल्ट आया है। हमारे सुपर सिलेक्शन नोट से सीधे सीधे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिले हैं, इसीलिए हमने अस्पताल सहायक और मध्य प्रदेश जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड की कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट से तैयार किए हैं। अभी अस्पताल सहायक के नोट से 3 दिन के लिए 11, 12 और 13 यानी कि आज तक के लिए ये मात्र 99 रुपए में मिल रहे हैं। कल से ये नोट से 14 तारीख से ये नोट्स जो हैं वो 149 रुपए के हो जाएंगे। तो आप लोग अभी ये कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स ऑल सब्जेक्ट के, ठीक है ना, एक सब्जेक्ट नहीं, जितने भी सब्जेक्ट आपके अस्पताल सहायक के एग्जाम में आने वाले हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग एक तरफ सिलेबस रख लेना और एक तरफ हमारे नोट्स रख लेना, एक एक चैप्टर मिला लेना, जितने सिलेबस में दिए गए हैं एक एक चैप्टर आपको हमारे जो है नोट्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, तो अभी आज के लिए ये केवल 99 रुपए के हैं, कल से 149 के हो जाएंगे। 3 दिन से ये ऑफर चल रहा है, हमारी पुरानी वीडियो उठा करके आप लोग देख सकते हैं। कैसे प्राप्त करेंगे? तो छोटी सी प्रक्रिया, ये QR कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको 99 रुपए का पेमेंट करना है और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 पर सेंड कर देना है। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, इसी नंबर से तुरंत की तुरंत कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स आपको सेंड कर दिए जाएंगे और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। अस्पताल सहायक की जो नया व्हाट्सएप ग्रुप बना है, लगभग 30 लोग उसमें ऐड हो चुके हैं। ठीक है ना, 2 दिन में ही 30 लोग ऐड हो चुके हैं। ठीक है, 30 लोग नोट्स लेकर के उसमें शामिल हो चुके हैं। उस ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा और वहां पर आपको आगे की सारी PDF जो हम MCQ चालू करेंगे इसके लिए टॉप 100 वाले, वो सब कुछ आपको उस ग्रुप में मिलता रहेगा। तो जल्दी से अस्पताल सहायक के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स लेकर के उस ग्रुप में शामिल हो जाएगी, क्योंकि MP पुलिस भर्ती में देखा गया है, हमने MP पुलिस के लिए जो ग्रुप बनाया था 95% लोगों का रिटन एग्जाम उस ग्रुप से क्लियर हुआ था। तो आप भी इस ग्रुप में शामिल हो जाइए। जेल प्रहरी के नोट्स लेना चाहते हैं तो यही प्रक्रिया है, 189 रुपए में आपको जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड और डिप्टी जेलर के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स, प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट, ये सब कुछ आपको मात्र 189 रुपए में मिलने वाला है जेल प्रहरी के लिए। तो जेल प्रहरी के भी नोट्स ले सकते हैं। अगर दोनों एक साथ में लेंगे तो 249 के आपको जेल प्रहरी और अस्पताल सहायक और फॉरेस्ट गार्ड, डिप्टी जेलर के नोट्स एक साथ में मिल जाएंगे। जो भी चाहिएगा इस पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज के आप लोग नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। नंबर यही है 7052547003। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए,
तो देखो धातुओं के रासायनिक गुण की बात करते हैं भाई। धातुओं के रासायनिक गुण कौन कौन से होते हैं, यहाँ से प्रश्न बनता है भाई धातुओं के रासायनिक गुण कौन कौन से हैं। 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो देखो पहली बात, अगर हम धातुओं की अपक्रिया कराते हैं तो क्या प्रक्रिया होती है। धातु की अपक्रिया अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में करते हैं तो धातु ऑक्साइड बनता है, और ये जो धातु ऑक्साइड बनेगा ये क्षारीय प्रकृति का बनेगा। कैसा बनेगा, क्षारीय प्रकृति का। लेकिन अगर धातु की क्रिया जल से कराएंगे तो धातु हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलती है, ये ध्यान रखना है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, अभी पूछा गया था एमपी पुलिस में कि इनमें से कौन सी ऐसी जो है धातु है जो जल के साथ में क्रिया करती है, कौन सी ऐसी धातु जो भाप के साथ में क्रिया करती है, कौन सी ऐसी धातु है जो गर्म जल के साथ में क्रिया करती है। तो यहां पर हमने इसको अलग से पॉइंट करके लिख दिया है। ठंडे जल के साथ में कौन कौन क्रिया करेगा, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, ये ठंडे जल के साथ में क्रिया करेंगी। गर्म जल के साथ में मैग्नीशियम क्रिया करती है, और भाप के साथ में एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, ये धातुएं जो है भाप के साथ में क्रिया करती हैं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहां पर बात करते हैं पोटेशियम और जो सोडियम होता है वो इतनी तेज धातु होती है, इतनी तेजी से जलती है, इसको हम केरोसिन में डुबो कर रखते हैं। ठीक है, और एल्यूमिनियम और जिंक के जो ऑक्साइड होते हैं वो उभयधर्मी होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहां से भी एक प्रश्न जो है इस स्लाइड से भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये अभी एमपी पुलिस में पूछा था भाई, इसलिए अलग से इसको सिलेक्ट करके रख दिया है। ठीक है, देख लेना आप लोग। चलिए अम्ल के साथ अपक्रिया की बात करते हैं। तो अम्ल के साथ में धातुएं कैसे क्रिया करती हैं वो देख लो। धातु को अगर तनु अम्ल के साथ में हम मिलाएंगे तो एक लवण बनेगा, लवण यानी नमक बनता है, और हाइड्रोजन गैस निकलती है। एग्जाम्पल देख लो, जैसे आयरन को हम H2SO4 के साथ में क्रिया कराएंगे तो फेरस सल्फाइड बनेगा FeSO4, जो कि एक लवण होता है, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं पर पूछा जाता है कि धातुओं को तनु अम्ल के साथ में अपक्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब HNO3 के साथ में अगर क्रिया करा दोगे, नाइट्रिक अम्ल के साथ में क्रिया कराओगे तो फिर हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी, क्योंकि ये एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। तो यहां से एक बात और क्लियर हो रही है कि धातुओं को अगर प्रबल ऑक्सीकारक के साथ में क्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। ऑप्शन में दिया रहेगा इनमें से किसमें क्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है, तनु अम्ल के साथ में, प्रबल ऑक्सीकारक के साथ में या फिर निम्न ऑक्सीकारक के साथ में। तो ध्यान रखना, प्रबल ऑक्सीकारक जो कि अपना HNO3 होता है, अगर HNO3 के साथ में किसी भी धातु की क्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। लेकिन अगर तनु अम्ल के साथ में क्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है आपको। चलिए एक्वा रेजिया की बात करते हैं। एक्वा रेजिया तो आपके एक ना एक शिफ्ट में देखने को मिलेगा। एक्वा रेजिया को हम कहते हैं अम्लराज, अम्लों का राजा इसको कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसमें क्या क्या होता है वो देख लो। इसमें होता है सांद्र HCl। ठीक है, सांद्र HCl कितना होता है, 3 भाग होता है, और सांद्र HNO3 जो है वो 1 भाग होता है। तो रेशियो पूछते हैं कि कितना रेशियो होता है, तो HCl और HNO3 का 3:1 में अगर हम मिला देते हैं तो ये बन जाता है सुपर पावर। सुपर पावर मतलब अम्ल का राजा, और यह भभकता हुआ द्रव सोना और प्लेटिनम को भी गला सकता है। मतलब इतना पावरफुल बन जाता है, इसमें आप सोना डाल दो, प्लेटिनम डाल दो, कुछ भी डाल दो, उसको भी ये गला देगा, सभी धातुओं को गला देगा। तो ध्यान रखना, एक्वा रेजिया कैसे बनता है, अम्लराज कैसे बनता है। 3 भाग अगर हम सांद्र HCl लेते हैं और 1 भाग अगर हम सांद्र HNO3 लेते हैं और उनको 3:1 के अनुपात में मिलाते हैं तो एक्वा रेजिया बनेगा, जो कि एक सुपर पावर कहलाता है। ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो मेरे भाई वीडियो को लाइक क्यों नहीं कर रहे हो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को सबके पास में सेंड कर दीजिए। यहां से आपको 1 नंबर पक्का मिलेगा। ठीक है, अब इसमें क्या बताया वो देख लो। धातुओं की सक्रियता श्रेणी बताई गई है, रिएक्टिविटी सीरीज। अभी देखो एमपी पुलिस का जिसने एग्जाम दिया होगा या MP SI दिया होगा उन्होंने देखा होगा, पूछते हैं कि भाई सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु कौन सी है, सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी है, तो ये पूछते हैं। तो यहां से ये चीज आपकी क्लियर हो जाएगी और ट्रिक भी बता देंगे तो याद भी हो जाएगी। अब देखो, अगर हम मोस्ट रिएक्टिव की बात करते हैं, जो सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है, और यहां पर नीचे सबसे लीस्ट क्रियाशील यानी कि सबसे कम क्रियाशील हो जाएगा। तो सबसे ऊपर अगर हम बात करेंगे तो सबसे ऊपर कौन होता है, पोटेशियम। ये किंग होता है मेरे भाई। ठीक है, ये सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है, ये आपको ध्यान रखना, मोस्ट रिएक्टिव होता है। उसके बाद में सोडियम आएगा, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर लेड, उसके बाद में हाइड्रोजन, सबसे लास्ट में कौन आता है, कॉपर, Hg, Ag, Au, सोना वोना सबसे लास्ट में आते हैं। ये कम अभिक्रियाशील होते हैं। ट्रिक कौन सी रहेगी, ट्रिक रहेगी कार्तिक ने कार मंगाई अलीगढ़ जाने को, फेरारी फिर भी पलवल में ही रह गई। ठीक है ना, तो कैसे याद रखेंगे, कार्तिक से हो गया पोटेशियम, ने से हो गया सोडियम, कार से हो गया कैल्शियम, और मंगाई से हो गया मैग्नीशियम, अलीगढ़ से एल्यूमिनियम, जिंक से आपका जाने को हो जाएगा, Fe यानी आयरन से फेरारी हो जाएगा, Pb यानी कि Pb से फिर परवल हो जाएगा, और हाइड्रोजन से H हो जाएगा, और लास्ट में कौन बचेगा, कौन है जी आगे, कौन है जी आगे, तो आप कहेंगे भैया जो धातुएं कॉपर होती हैं, Hg होती हैं, महंगी धातुएं जो होती हैं वो सबसे नीचे होती हैं और ये सबसे कम क्रियाशील होती हैं। तो ट्रिक्स याद हो गया। सबसे ऊपर कौन है, सबसे ऊपर पोटेशियम है जो सबसे ज्यादा क्रियाशील, मोस्ट रिएक्टिव होता है। इस ट्रिक से आप लोग याद कर लेना। अगर ट्रिक पसंद आ गई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता भी देना कि हाँ सर क्लासेज अच्छी लग रही हैं, ऐसे ही क्लासेज और भी लेकर के आइएगा। ठीक है मेरे भाई, चलो
और ये सारी जो आपको पीडीएफ दिखाई दे रही है, ये सारी पीडीएफ आपको जो है नोट्स के साथ में ही मिलेगी। जो लोग नोट्स परचेज करेंगे उनको ये सारे पीडीएफ मिलेंगी। एक काम ये हो सकता है, या फिर अगर आप इस वीडियो पर +20 सब्सक्राइबर हमको करवा देते हैं, यानी जितने लोग भी देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो इसकी पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन लाइव में डाल देंगे, ठीक है। और नहीं तो जिन लोगों ने नोट्स लिया है उनको तो तुरंत मिल ही जाएगी, जैसे ये वीडियो खत्म होगी इसकी पीडीएफ हम ग्रुप में डाल देंगे। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं, आयनिक यौगिक की बात कर लेते हैं। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं इनको हम आयनिक यौगिक कहते क्यों हैं? तो देखो, धातुओं से अधातुओं में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने, यानी धातुओं से अगर अधातुओं में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो जाता है तो इस प्रकार के यौगिकों को हम क्या कहते हैं? आयनिक यौगिक कहते हैं। और इस पर हमेशा धनायन या ऋणायन ये चिन्ह आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि NaCl, सोडियम अलग घूम रहा था और क्लोरीन अलग घूम रहा था, इन दोनों ने आपस में क्या किया? बॉन्डिंग कर ली, तो क्या बन गया? NaCl बन गया। और इसको हम कहेंगे यह एक आयनिक यौगिक होता है, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया है। तो Na हो जाएगा धनायन, Cl हो जाएगा ऋणायन। भाई तुमने अगर Cl ने किसी से पैसा लिया है तो ऋणावेशित हो जाएगा ना, और ये इसने दिया तो ये धनावेशित हो जाएगा। इसलिए पूछते हैं कभी कभी कि NaCl में पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर रहता है? तो सोडियम के ऊपर रहता है, क्योंकि सोडियम अपना आयन जो है, इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन को दे देता है। NaCl किसका सूत्र होता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, NaCl किसका सामान्य सूत्र होता है? अब कुछ की प्रॉपर्टीज देख लीजिए, महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज देख लीजिए जो आपके एग्जाम में बन सकती है। पहली, भौतिक प्रकृति की बात करें तो ठोस और कठोर, दबाव डालने पर ये भंगुर होते हैं। जो आयनिक यौगिक होते हैं ना, वो ठोस होते हैं और कठोर होते हैं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा तुम दबाव डाल दोगे तो ये टूट जाएंगे। अगर हम NaCl की बात करते हैं तो इसको नमक कहते हैं। जिसने कमेंट में नहीं किया कमेंट तो अभी कर दो भाई, हमने बता दिया, नमक कहते हैं। अब नमक को थोड़ा सा दिमाग में सेट करो। नमक देखने में कैसा होता है? ठोस होता है। अगर बिना पिसा हुआ नमक अगर हम लेते हैं, जो कहते हैं ढोका नमक, वो गोल गोल होता है ढोका नमक, तो ढोका नमक को अगर लेंगे तो कठोर होगा, ठोस होगा। लेकिन कह रहे हैं दबाव डाल दो, उसको पीस दो, उस पर दबाव डालोगे तो क्या हो जाएगा? भंगुर हो जाता है, टूट जाता है। तो ये आयनिक यौगिक के गुण होते हैं। गलनांक और क्वथनांक की बात करते हैं तो इसका बहुत उच्च होता है। गलनांक यानी कि जो आपका मेल्टिंग पॉइंट होगा, और क्वथनांक जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत ज्यादा हाई होता है, क्योंकि अंतर आयनिक आकर्षण बहुत मजबूत होता है। ये दोनों मित्र और मित्री हैं, इनका बॉन्डिंग इतनी बढ़िया होगी कि बहुत जल्दी अलग होते ही नहीं है। तो बहुत ज्यादा गर्म करोगे तो ये अलग हो जाएंगे, या बहुत ज्यादा ठंडा कर दोगे तो ये अलग हो जाएंगे। नॉर्मल कंडीशन में ये अलग नहीं होते हैं, अच्छी खासी बॉन्डिंग बना लेते हैं, ठीक है। तो ये बढ़िया मित्र और मित्री का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, अगर हम घुलनशीलता की बात करते हैं तो ये जल में घुलनशील होता है। भाई नमक को सीधे दिमाग पे रखो, नमक जल में घुलनशील होता है, पेट्रोल और केरोसिन में नहीं। पेट्रोल केरोसिन नमक डाल दोगे ना ढोका वाला तो घुलेगा नहीं, जल में डाल दोगे तो घुल जाएगा, ठीक है। विद्युत चालकता की बात करते हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट है, विद्युत चालकता सबसे ज्यादा पूछी जाती है आयनिक यौगिकों की। तो ठोस अवस्था में ये कुचालक होती है। अगर ढोका नमक ठोस अवस्था में रहेगा तो ये कुचालक रहेगा, लेकिन जली या गलित अवस्था में सुचालक हो जाता है। लेकिन अगर पिसा हुआ नमक हो या पानी में घुला हुआ नमक हो, उसमें अगर करंट दौड़ाओगे तो करंट दौड़ जाएगा, करंट लग जाएगा। और ढोका नमक से तुम अगर करंट को पकड़ोगे तो करंट नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। यहां से भी एक प्रश्न आपके एग्जाम में अलग अलग शिफ्ट में बन सकता है, महत्वपूर्ण है आयनिक यौगिक। आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी के खजाना की बात कर लेते हैं, एक खनिज और अयस्क। अब ये खनिज अयस्क कहां पर पाए जाते हैं वो देख लो। सबसे पहले हम बात करेंगे खनिज यानी मिनरल्स की। तो ये पृथ्वी की भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक होते हैं। भूपर पट्टी क्या होती है? जो सबसे ऊपर की परत होती है, इसको हम भूपर पट्टी कहते हैं। और जो खनिज होते हैं ना, वो हमको यहीं पर देखने को मिल जाते हैं अपनी भूपर पट्टी में। अब भूपर पट्टी से जरा सा नीचे जाओगे तो आपको अयस्क मिलेंगे। अयस्क क्या होते हैं? तो वे खनिज जिनसे धातु को लाभकारी और आसानी से निकाला जा सकता है। यानी कि यहाँ पर सोना वोना तुमको मिल जाएगा, ठीक है ना। ऊपर सोना नहीं मिलेगा, यहाँ पर सोना मिल जाएगा। और सोना ऐसा नहीं कि निकला हुआ मिलेगा, सोने का अयस्क मिलेगा, ठीक है। यानी ओर्स मिलेंगे। भूपर पट्टी के नीचे आपको ओर्स मिलते हैं, और भूपर पट्टी पर आपको क्या मिलता है? इससे कोयला हो गया, तो ऐसे खनिज मिलते हैं, ठीक है। ये ओर्स होते हैं। इन ओर्स से जो है आप क्या निकाल सकते हो? सोना और चांदी निकाल सकते हो। तो दूसरी जो पट्टी होती है वहां पर हमको अयस्क या फिर ओर्स मिलते हैं। अब सबसे नीचे कौन होता है? सबसे नीचे होता है गैंग। अब ये गैंग क्या होता है? तो पृथ्वी से निकाले गए अयस्क में मौजूद मिट्टी और रेत के जो कण होते हैं उसको हम गैंग कहते हैं। जैसे सोना आपने निकाला, अब ये सोना तो भाई नॉर्मल अवस्था में है। भाई आपको हीरा, चलो जाओ पन्ना चले जाओ, पन्ना जाओगे ढूंढते रहोगे, तुमको मान लो हीरा मिल गया, लेकिन वो हीरा किसी काम का नहीं है जब तक तुम उसमें से उसकी अशुद्धियां बाहर नहीं निकाल देते हो, चमका नहीं देते हो, वो हीरा किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो जो चमकाने के बाद में अशुद्धियां बाहर निकल रही ना, उन्हीं को हम गैंग कहते हैं। ये पूछा हुआ प्रश्न है, अभी हाल ही में MPSI प्री में पूछा था। इनमें से गैंग किसे कहते हैं? अयस्क दिया था, खनिज दिया था, और दिया गया था मिट्टी के छोटे छोटे कण। तो मिट्टी के छोटे छोटे कण जो होते हैं जिससे हम बाहर निकालते हैं वो गैंग कहलाते हैं, ठीक है।
रूल ऑफ थंब देख लीजिए, सभी अयस्क खनिज होते हैं, ये आपको देगा, ठीक है ना। जब कठिन पेपर बनाएगा तो क्या करेगा कि 4 ऑप्शन देगा, इनमें से कौन सा कथन सत्य है बताइए। उसमें एक दिया रहेगा सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते हैं। तो जितने भी ये अयस्क है ना, ये खनिज होंगे, लेकिन पूरे खनिज जो है ना वो अयस्क नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि खनिज पाए जाते हैं ऊपर और अयस्क पाए जाते हैं नीचे। तो नीचे वाला तो ऊपर की ओर जा सकता है, पर ऊपर वाला नीचे की ओर नहीं आ सकता है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अब हम धातु कर्म की बात कर लेते हैं कि धातु कर्म क्या होता है। तो देखो शुरू में अयस्क का अगर आप सांद्रण कर रहे हो, अयस्क समझ रहे हो ना, वही लोहा जो आपको सोना मिला है जो अभी अशुद्ध अवस्था में है। तो अगर मान लीजिए ये ओर मिल गया आपको, ओर मतलब ये सोना मिल गया, सोने को लेकर क्या है आप अयस्क का सांद्रण करोगे, यानी कि रिमूविंग टू गैंग। अयस्क का सांद्रण का अर्थ क्या होता है? गैंग को निकालना, यानी मिट्टी कंकड़ धूल पत्थर जो भी है उसमें उसको निकालना। उसके बाद में आप क्या करोगे? उसके बाद में आप करोगे धातु ऑक्साइड में चेंज करोगे उसको। जब तुमने अयस्क निकाल दिया, अब मतलब अयस्क में से जो गंदगी थी उसको निकाल दी, लेकिन अभी भी वो काम का नहीं है। काम का कैसे होगा? तो काम का होगा धातु ऑक्साइड में इसको बदलोगे। किस तरह से बदल सकते हो? तो दो प्रक्रिया होती है धातु ऑक्साइड बदलने की। पहली होती है भर्जन। भर्जन का अर्थ होता है रोस्टिंग, किसी भी चीज को गर्म करके उसमें से अशुद्धियां निकाल सकते हो। तो सल्फाइड अयस्क को अगर हम वायु और ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो उसकी जो अशुद्धियां होती हैं वो बाहर निकल जाती हैं। तो इसको हम, इस प्रक्रिया को हम भर्जन कहते हैं या फिर रोस्टिंग कहते हैं, ठीक है। तो जो भी अयस्क हमको मिला है उसको हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं, इस प्रक्रिया को रोस्टिंग या फिर भर्जन कहते हैं। दूसरी होती है निस्तापन। निस्तापन क्या होता है? तो कार्बोनेट अयस्क को हम वायु की अनुपस्थिति में सीमित मात्रा में गर्म करते हैं। तो दो प्रकार से गर्म कर सकते हो, गर्म तो करना पड़ेगा आपको, एक तो वायु की उपस्थिति में और एक अनुपस्थिति में। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? धातु को ऑक्साइड में बदलना। अब धातु ऑक्साइड में बदल गई, अब क्या करोगे? अब तुम करोगे अपचयन, रिडक्शन करोगे। तो कार्बन का उपयोग करके ऑक्सीजन को इसमें से हटा दोगे। क्यों? क्योंकि तुमने ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया, अब ऑक्सीजन उसमें पहुंच गई है। अब ऑक्सीजन को जब हटाओगे तभी तो काम की चीज बनेगी। तो जो ऑक्सीजन को हटाने की प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं? रिडक्शन या फिर अपचयन कहते हैं। उसके बाद में सबसे लास्ट में आपको मिलेगा परिष्करण, यानी कि रिफाइनिंग। और लास्ट में जब आप शुद्ध धातु प्राप्त कर लेते हो तो इसको हम कहते हैं परिष्करण। इस तरह से हमको शुद्ध धातु, शुद्ध सोना, प्योर मेटल मिलता है और इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? धातु कर्म कहते हैं। इस तरह से हमको सोना, चांदी, हीरा प्राप्त होता है। तो यहां से भी प्रश्न बन सकता है। ये चीज आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। इसी तरह से हर कॉन्सेप्ट आपका, हर सब्जेक्ट का अस्पताल सहायक के लिए हम कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं, ठीक है मेरे भाई। चलो, और जो जैसे कि हम अगला वीडियो बना रहे हैं ना, तो जो लोग नोट्स ले चुके हैं उनको ये नोट्स मिल चुके होंगे, है ना। ये सारी चीज़ें आपको नोट्स के साथ में मिली हैं, उसको अच्छे से पढ़ करके आना, ठीक है मेरे भाई। चलो, अगला है धातुओं का दुश्मन। अब धातुओं का दुश्मन कौन होता है? तो संक्षारण, जिसे हम करेक्शन कहते हैं, कोरेजन। ये संक्षारण होता क्या है? तो भाई किसी भी धातु को खराब कर देना, गला देना, नष्ट कर देना ही संक्षारण कहलाता है। कैसे नष्ट हो सकता है वो देख लो। तो धातु का नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में आकर के नष्ट हो जाना। जो भी धातु होती है उसका दुश्मन कौन होता है? उसका दुश्मन नमी होता है और ऑक्सीजन होता है। जैसे कि लोहा है, लोहे को पानी में डाल करके छोड़ दो कुछ समय के लिए, आप देखोगे लोहे पर एक भूरे रंग की परत जम जाती है जो धीरे धीरे लोहे को नष्ट करने लगती है। उसमें होता क्या है उस भूरे रंग की परत में? तो नमी होता है और ऑक्सीजन होता है। यहां पर आप देख सकते हो, जैसे कि ये था लोहा, ये थी धातु, ठीक है। अब क्या हुआ? इसमें नमी ने पकड़ लिया, देखो नमी ने पकड़ लिया, ठीक है। नमी और जल ने आक्रमण कर दिया है, ठीक है। मान लो ये लोहा है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ? ऑक्सीजन इसमें से निकल जाता है। जब ऑक्सीजन इसमें से निकल जाता है तो ये पूरी तरह से खराब हो जाता है, रस्ट हो जाता है और ये यूज में नहीं आता है, बहुत ही कमजोर हो जाता है। एग्जाम्पल देख लो, जैसे कि लोहा की बात करते हैं। अब यहां से एक प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में, एक प्रश्न बनता है भाई कि खराब होने की प्रक्रिया में किस पर कौन से रंग की परत चढ़ती है ना, ये प्रश्न बनता है। तो देख लो, लोहे की बात करते हैं, इस पर लाल भूरी रंग की परत चढ़ती है जिसे हम जंग कहते हैं, ठीक है। चांदी की बात करते हैं एजी, तो इस पर काली परत चढ़ती है जिसे हम ब्लैक कोटिंग कहते हैं। फिर तांबे की बात करते हैं कॉपर, तो इसमें हरे रंग की परत चढ़ती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन की परत विभिन्न धातुओं पर किस रंग की चढ़ती है, एक लाल रंग की, एक काले रंग की और ये हरे रंग की, ठीक है। अब इसको बचाव के तरीके क्या हैं भाई? अब अगर खराब होगी तो बचाना भी तो पड़ेगा, तो बचाव के तरीके कौन से हो सकते हैं? तो पेंट कर दो या तेल लगा दो या ग्रीस लगा दो। तो इस पर जो है भैया ऑक्सीजन नहीं पड़ पाएगा, नमी उस पर जम ही नहीं पाएगी। जब नमी जमेगी नहीं, नमी छूट जाएगी तो फिर खराब होने का कोई चांस ही नहीं है। यशद लेपन भी कर सकते हो। ये यशद लेपन, गैल्वेनाइजेशन बहुत पूछा जाता है कि भाई पुल जो होते हैं, पुलों पर सिल्वर कलर की जो कोटिंग की जाती है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं यशद लेपन, जिंक की कोटिंग की जाती है, ध्यान रखना है ना। इंग्लिश में गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं। तो लोहे पर जिंक की पतली परत चढ़ाना ही गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट लिख दिया, मतलब यहां से तो प्रश्न बनता ही बनता है, ठीक है मेरे भाई। तो एक एक स्लाइड आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मेरे भाई नोट्स लेकर के बढ़िया से तैयारी में लग जाओ, सोचो नहीं, ठीक है ना।
सोचते रहोगे तो बस सोचते ही रह जाओ। 24 तारीख को एग्जाम आ जाएगा, 24 जून को, ठीक है, समय भी कम दिया है। अब हम बात करते हैं मिश्र धातु। मिश्र धातु से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, जो एलॉय होते हैं एलॉय से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कौन सी धातु किससे मिश्र होकर के बनती है वो हम क्लियर कर लेते हैं। तो दो या दो से अधिक धातुओं या अधातुओं का समांगी मिश्रण जो होता है एक निश्चित अनुपात में मिलना ही क्या कहलाता है, मिश्र धातु कहलाता है। जैसे पीतल है, पीतल किससे मिलकर के बनता है, तो तांबा और जिंक, तांबा और जिंक से मिलकर के पीतल बनता है। कैसे याद रखेंगे, पिताजी, पिताजी, ठीक है। तो तांबा, तांबा प्लस जिंक इज इक्वल टू पीतल, ऐसे याद रख सकते हैं, पिताजी से याद रख सकते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि पीतल इसमें से किससे मिलकर के बनता है, या फिर पीतल किसकी मिश्र धातु है, तो तांबा और जिंक की मिश्र धातु ब्रॉस या फिर पीतल होती है। उसके बाद कांसा की बात करेंगे, जिसे ब्रॉन्ज कहते हैं। तो तांबा और टिन मिलकर के कांसा बनता है। सोल्डर, तो सीसा और टिन मिलकर के सोल्डर बनता है। जो लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और ये वेल्डिंग के लिए यूज करते हैं ना, वो यही होता है, सोल्डर, ठीक है। उसके बाद स्टेनलेस स्टील कैसे बनती है, तो लोहा, निकिल और क्रोमियम को मिलाकर के स्टेनलेस स्टील बनती है। मिश्र धातु का गलनांक और चालकता शुद्ध धातु से कम होती है, ये भी ध्यान रखना है। अब कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू कर लेते हैं, और एमसीक्यू करने के बाद में हमारा ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में टॉप 100 एमसीक्यू जब हम लेकर के आएंगे धातु और अधातु पर, तो ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। देख लीजिए, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है, तो अभी आपको बताया था ब्रोमीन एक ऐसी धातु है जो कमरे की अवस्था में, मतलब कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है, जिसे हम जिंक की परत चढ़ा देते हैं, जिसे यस्त्र लेपन या फिर गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। अगली, वह धातु जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, कौन सी है इनमें, तो वो हो जाएगी सोडियम, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। ऐसे ही आपको हर एक नोट्स में एमसीक्यू भी लास्ट में देखने को मिलेंगे, ठीक है। देखो, कौन सी धातु ऊष्मा की कुचालक होती है, 4 ऑप्शन है। जो लेड होती है, जो पीबी होती है, ये ऊष्मा की कुचालक होती है, बाकी ये सारी की सारी ऊष्मा की चालक है, सब में करंट बह सकता है। एक्वा रेजिया अम्ल राज में HCl और HNO3 का अनुपात क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो 3:1 के अनुपात में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। एक्वारेजिया जिसे हम अम्लराज कहते हैं, सुपर पावर कहते हैं, कॉपर को भी गला सकता है, सोने को भी गला सकता है। सल्फाइड ऐश को वायु की उपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, इसको हम भर्जन कहते हैं, ठीक है ना। तो सल्फाइड ऐश को अगर वायु की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं तो भर्जन या रोस्टिंग कहलाता है। अब 1 मिनट सुपर रिवीजन देख लीजिए एक बार में। धातु और अधातु, भौतिक गुण, सक्रियता, रासायनिक, धातु कर्म, ठीक है। अगर रासायनिक की बात करते हैं तो एक्वारेजिया बनता है 3:1 के अनुपात में। उभयधर्मी कौन कौन होता है, Al2O3 और ZNO, ये उभयधर्मी होते हैं। भौतिक गुण की बात करते हैं तो ये Hg होता है, वो द्रव अवस्था में, सोडियम मुलायम होता है, Ag सुचालक होता है, Pb कुचालक होता है, ये आपको ध्यान रखना, Pb माने लेड हो गया, ठीक है। अब ट्रिक आपको ध्यान रखना, वो कार्तिक ने कार मंगाई ऐसे पलवल वाली, वो ट्रिक आपको ध्यान रखना, तो सक्रियता श्रेणी याद रहेगी। आयनिक यौगिक हमने बताया था ना, उन पर चार्ज होता है, एक ऋणायन होता है, एक धनायन होता है। NaCl का उदाहरण दिया था, ये आयनिक यौगिक हो जाए। जल में घुलनशील होते हैं, उच्च गलनांक होता है आयनिक यौगिकों का। तो ये सारी चीज़ें आपको एक बार में रिवाइज कर लेनी है और पूरा नोट्स एक बार फिर से पढ़ लेना है। ऑल द बेस्ट फॉर योर MP अस्पताल असिस्टेंट भर्ती। वीडियो कैसी लगी जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और जल्दी से नोट्स ले लेंगे। नंबर वही है 7052547003, इस पर व्हाट्सएप करके आप लोग जल्दी से जल्दी आज अपने नोट्स मात्र 99 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। 14 तारीख से यानी कल से ये नोट्स 149 के हो जाएंगे। तो 14 तारीख के बाद कोई अगर देख रहा हो तो वो इस पर जब QR पर पेमेंट करेगा तो 149 रुपये का करेगा। अच्छे से देख लो, नहीं फिर बाद में कहोगे सर आपने रेट बढ़ा दी। पहले ही बता दिया है 149 हो जाएगा 14 तारीख से, ठीक है ना, ठीक है। और जो पेमेंट नहीं कर पा रहे, इससे पेमेंट नहीं कर पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, इसी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके फ़ोन पे नंबर ले लेंगे, पेमेंट करके अपने नोट से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, और ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो लगातार आते रहेंगे, बस आपके सपोर्ट की आवश्यकता है, तो जल्दी से कमेंट कर देना, शेयर कर देना। जैसे ही 20 सब्सक्राइबर प्लस 20 सब्सक्राइबर होते हैं, इसकी PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, और नहीं होते हैं तो नहीं मिल पाएगी। और बाकी ग्रुप जो जिन लोगों ने नोट्स लिया है उस ग्रुप में अभी हम इसको डाल देंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।